स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं एमसीक्यूज, जिसे आज की इस क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लगभग 50 एमसीक्यूज हैं जिसे सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था। देखिए, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में एक हिंदू वृद्धि दर की जो अवधारणा प्रचलित है वो प्रोफेसर राजा कृष्णा के द्वारा बताया गया था, जो भारत में राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर है उससे संबंधित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट देखिए दूसरा, योजना और नियंत्रण इस प्रकार से संबंधित हैं कि, ठीक है, योजना प्लानिंग और कंट्रोल, तो योजना और प्लानिंग एक दूसरे के साथ में संबंधित होता है, दोनों ये साथ साथ चलते हैं। हम कह सकते हैं ऑप्शन इनमें से डी सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है, बिल्कुल सिंपल सा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, दोनों का सह अस्तित्व होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किए गए थे। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के बाद में आर्थिक सुधारों का जो दौर है 1980 के दशक में, जब भारत में विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न हो गया था, तो 1990 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तब से भारत में आर्थिक सुधारों का जो दौर है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की गई थी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आय का जो माप है वो समस्त प्रकार के व्ययों को जोड़कर किया जा सकता है, समस्त प्रकार के जो निर्गत है, ठीक है, निर्गत का मतलब क्या है, उत्पादन को जोड़ के किया जा सकता है, और समस्त प्रकार की जो आय है उनको जोड़ के भी किया जा सकता है। बचतों के योग के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाती है। नेक्स्ट देखिए, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो राष्ट्रीय आय मापने के लिए अभी हमने किया था, आपकी आय विधि हो गई है, आगत विधि हो गई है, उत्पादन विधि हो गई है, ठीक है, और जो निवेश पद्धति है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से हम आगतों पर व्यय कह सकते हैं, इस पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं, आय पद्धति का प्रयोग करते हैं। सॉरी, आगतों पर जो व्यय होता है व्यय को हम शामिल करते हैं, आय के आधार पर भी कर सकते हैं और उत्पादन के आधार पर भी राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। निवेश पद्धति जो है वो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय उत्पादन में विकास की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या सुधार करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में अगर विकास की ऊंची दर प्राप्त करनी है तो निवेश की जो दर है उसको बढ़ाना चाहिए और पूंजी उत्पाद अनुपात जो है उसको एक तरह से कम करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट देखिए, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, एक वर्ष की अवधि में देश की भौगोलिक सीमा में वस्तु एवं सेवाओं का जितना भी उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। समस्त प्रकार की जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है एक वर्ष की अवधि में देश की भौगोलिक सीमा में, इसका मौद्रिक मूल्य क्या होता है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला आपका है विविध उद्योगों की आय, यहाँ पे आपका डिवाइडेड बाय औद्योगिक कामगारों की कुल संख्या, या कुल सरकारी राजस्व में हम डिवाइड कर दें कुल जनसंख्या का, या कुल पारिवारिक आय में परिवार के सदस्यों की संख्या का भाग दे दें, या फिर राष्ट्रीय आय में
कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? जीएनपी मापने के लिए आय विधि का प्रयोग किया जा सकता है, आय उपागम, व्यय उपागम का प्रयोग किया जाता है, और अतिरिक्त मूल्य उपागम जो वैल्यू एडेड मेथड है उसका भी, जिसको हम उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि भी कह सकते हैं, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। बचत उपागम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर किया जा सकता है। उत्पादन का मूल्य और जो मूल्य वृद्धि है, कहने का मतलब वैल्यू एडेड है, उनके बीच में अंतर जो है किसके आधार पर किया जा सकता है? मध्यवर्ती उपभोग मूल्य के आधार पर, इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है उसके आधार पर। ऑप्शन आपका ए, कि जो उत्पादन का मूल्य है उसमें से मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मूल्य वृद्धि आ जाएगी, वैल्यू एडेड आ जाएगा, या जिसको हम वर्धित मूल्य कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रति व्यक्ति आय, अभी हमने प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती हैं? तो राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं? एक वर्ष की अवधि में जो भी अर्थव्यवस्था में उत्पादक गतिविधियां होती हैं उनके मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी धन उत्पादक गतिविधि के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है। देखिए, उत्पादक गतिविधि होती तो इसको भी हम सही कह सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे धन उत्पादक लिखा हुआ है तो ज्यादा सही आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? जीएनपी क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और एनएनपी क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल और शुद्ध में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो किसका होता है? मूल्यह्रास का, डेप्रिसिएशन का। तो हिस्सा आउट वे भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे हास का मतलब क्या है? मूल्यह्रास से है, डेप्रिसिएशन से है। अगला देखिए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि का संकेत उस स्थिति में नहीं माना जा सकता है जब, देखिए, जो आर्थिक कल्याण है उसको मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को माना जाता है कि वहां पे आर्थिक कल्याण भी एक तरह से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से लोगों के आर्थिक कल्याण में जो वृद्धि होती है का संकेत उस स्थिति में नहीं माना जाएगा। तो चारों में से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो मादक पदार्थ होते हैं उनका अगर उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो ये कल्याण नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय में शामिल हैं भूकंप पीड़ितों को जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, हस्तांतरण भुगतान है, इसको राष्ट्रीय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बच्चे को जो जेब खर्च दिया जाता है वो भी हस्तांतरण भुगतान है, इसको भी शामिल नहीं करेंगे। लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना, ठीक है, इसको भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नए मकान का जो निर्माण होता है ये एक तरह से निवेश का भाग होता है, इसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो जब किसी देश की वर्ष प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होती है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है स्थिर कीमतों पर, ठीक है, वास्तविक का मतलब, तो उसको हम एक तरह से कह सकते हैं सर्वोत्तम सूचकांक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण का द्योतक होगी यदि उसके साथ हो, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और उसके आधार पर अगर हम कल्याण को माप रहे हैं तो इसका जो द्योतक है वो क्या होना चाहिए? तो हम कह सकते हैं इनमें से कि जो आय का वितरण है वो गरीबों के पक्ष में होता है, तो ये एक तरह से कल्याण को दर्शाएगा। नेक्स्ट देखिए, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं।
तो इनमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन आपका ए। जिन किसानों के पास में 1 हेक्टेयर से कम जोत होती है, भूमि होती है, उनको छोटे किसानों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी? ठीक है, भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है उसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के समय भारत की जो स्थिति खराब थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की गई थी, और उसके बाद में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसमें भारी उद्योगों के विकास की बात कही गई थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा कम है, हिस्सा अधिक है, सॉरी गलत है ये। दूसरा, कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ये सही है। उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ये भी सही है। संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ज्यादा से आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि कृषि और उद्योग का जो क्षेत्र है राष्ट्रीय में जो अंश है वो कितना है? 2019 के अनुसार हम देखें तो लगभग ये 46% के आसपास है। ठीक है, जबकि सेवाओं का जो योगदान है वो कितना है? 54% के आसपास है। नेक्स्ट देखिए, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ठीक है, किसी देश की आर्थिक प्रगति जो हो रही है उसका जो निर्धारण है वो देश की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है, उसमें वृद्धि के द्वारा, या वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कीमतों में वृद्धि के आधार पर, ट्रेड यूनियन की संख्या के आधार पर, या देश में सामान्य कीमत स्तर में गिरावट के आधार पर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। देश की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ती है, ठीक है, तो ये आर्थिक प्रगति का सूचक होता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1951 से 56 तक थी, बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61, ये भी बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो 61 से 66, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्या हुआ था? 3 वर्षों का गैप आया था, 66, 67, 68, 69 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी? 1969 से 74। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है। भारत के जो लोग विदेशों में काम कर रहे हैं उनको वहां पे जो भी आय मिलती है वो भारत की राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगी, घरेलू आय का हिस्सा नहीं होती। इसको एक तरह से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो होती है, विदेशों से अर्जित आय का जो अंश है उसमें सम्मिलित किया जाएगा। ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट देखिए, महल नोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो महल नोबिस मॉडल जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ में संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय आय की क्या होती है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होती है, और यहाँ पे पूछा हुआ है एनएनपी में से क्या घटाया जाता है। इसका मतलब ये एनएनपी कौन सी होगी? मार्केट प्राइस की होगी। और एनएनपी मार्केट प्राइस जो है उसमें से हम क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं और सब्सिडी को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसे घटाया जाता है, तो किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। और अगर पूछा होता किसे जोड़ा जाता है, तो किसे जोड़ा जाता है? जो आपका सब्सिडी होती है, ठीक है, इमदाद भी उसको हम कह सकते हैं, आर्थिक सहायता, अनुदान, उसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय समुद्र, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है पानी की, उसमें भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा होगी? ठीक है, भारतीय मछुआरे जो हैं, अंतरराष्ट्रीय जो समुद्री सीमा होती है उसमें अगर भारतीय मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने का कार्य किया जा रहा है तो वो भारत की जीडीपी का हिस्सा होगी। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 बिल्कुल सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 66 से 1971 ये गलत है, अभी हमने पढ़ा था।
फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 थी, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 2017 थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 थी। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी? 1969 से 74। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भरता पर सबसे पहले किस योजना में जोर दिया गया था? ठीक है, आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले जोर दिया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना ये वापस आ गया है। ठीक है, ये वाला गलत है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना उसकी अवधि मैंने आपको बता दी थी 69 से 74। नेक्स्ट देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा योजना आयोग, जिसका अभी जो नाम है परिवर्तित करके क्या हो गया है? नीति आयोग। और पंचवर्षीय योजनाओं की जो संकल्पना थी वो एक तरह से समाप्त हो चुकी है। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है, उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो नहीं बनाई जाती हैं, और 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो योजना आयोग के स्थान पर जो आयोग बना है उसका क्या नाम है? नीति आयोग। नेक्स्ट देखिए, भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1950 में, ऑप्शन आपका सी। और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट देखिए, अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से मुक्त करने का तात्पर्य। ठीक है, अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के जो नियंत्रण होते हैं उनको अगर हटा दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उदारीकरण कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ है, तो वैश्वीकरण एक तरह से क्या है? हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, घरेलू अर्थव्यवस्था का दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकरण करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्यापार नीति में शामिल हैं, तो किसी देश की व्यापार नीति में जो आयात और निर्यात होते हैं उन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। वस्तुओं का आयात और निर्यात व्यापार नीति के अंतर्गत आएगा आपका ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, व्यापार नीति में निर्यात और आयात नीति को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। ठीक है, स्वर्ण का जो संबंध है वो किससे है? स्थानीय बाजार से, राष्ट्रीय बाजार से, प्रादेशिक बाजार से या अंतरराष्ट्रीय बाजार से। तो स्वर्ण का जो संबंध है वो मुख्य रूप से होगा आपके अंतरराष्ट्रीय बाजार से। नेक्स्ट देखिए, जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे कहा जाएगा, निम्न में से क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है उसमें हो जाएगा आपका मूल्य वृद्धि या मूल्यह्रास या पुनर्मूल्यांकन या अविस्फीति। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, रीवैल्यूएशन एक तरह से क्या है कि जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है उसमें अगर सरकार के द्वारा मुद्रा का जो मूल्य उसमें परिवर्तन किया जाता है, तो एक तो आपका होता है अवमूल्यन और दूसरा होता है पुनर्मूल्यांकन। तो ये दोनों एक तरह से क्या है? आधिकारिक परिवर्तन की स्थिति में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें से होना चाहिए ऑप्शन डी। मांग और पूर्ति के बाजार शक्तियों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच में विनिमय दर का मुक्त रूप से जो निर्धारण होता है वही आपकी रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, अवमूल्यन। ठीक है, अवमूल्यन क्यों किया जाता है? निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सतत भुगतान शेष घाटे के कारण गिरते हुए विनिमय दर वाली मुद्रा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? भुगतान शेष घाटे कारण गिरते हुए विनिमय दर वाली मुद्रा को, उसको हम कह सकते हैं एक तरह से सुलभ मुद्रा कह सकते हैं।
नेक्स्ट है अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है। तो अवमूल्यन से क्या होता है, जो किसी देश के आयात हैं वो महंगे हो जाते हैं, जबकि निर्यात क्या होते हैं, इससे सस्ते। भुगतान संतुलन में अगर असंतुलन की स्थिति है तो उसको सुधारने के लिए कोई देश अवमूल्यन की जो नीति है उसका प्रयोग करता है। फिर अवमूल्यन का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो क्या होता है, निर्यातों को बढ़ावा देना और आयातों में कमी लाना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, निर्यात को बढ़ाना। फिर नेक्स्ट देखिए, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाएगा, जिसे सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से हो जाएगा आपका गर्म मुद्रा, हम कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट है मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो मुद्रा के अवमूल्यन से क्या होता है, एक तो निर्यातों में वृद्धि होती है और दूसरा उस देश का जो भुगतान संतुलन अगर असंतुलन की स्थिति में है तो उसमें सुधार होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो निर्यात सस्ता होगा और आयात क्या होगा, इससे महंगा हो जाएगा अवमूल्यन से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है। तो जब घरेलू मुद्रा की मांग और घरेलू मुद्रा की जो पूर्ति है वो बराबर होगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, डंपिंग शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। डंपिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई देश क्या करता है, अपने द्वारा उत्पादित वस्तु विदेशी बाजार में कम कीमत पर बेचता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से डंपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होना चाहिए ऑप्शन बी, किसी चीज की या वस्तु की सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में अगर बिक्री की जाती है, किसी वस्तु को उसकी उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर अगर विदेशी बाजार में बेचा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, डंपिंग कहते हैं। डंपिंग का हिंदी शब्द पाटना हो गया, या जिसको हम राशिपातन भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, पेपर गोल्ड कागजी सोना किसको कहा जाता है, एसडीआर को। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए 50वां, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए इन चार ऑप्शन में से, विदेशों में नया व्यापार शुरू करना। ठीक है, बाकी देखिए बाह्य ऋणों में वृद्धि ये नहीं हो सकता है, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, आयात प्रतिस्थापन के लिए सरल योजना लाना। तो इन चारों में से ज्यादा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विदेशों में अगर कोई नया व्यापार शुरू किया जाता है या विदेशियों द्वारा हमारे देश में कोई नया व्यापार शुरू किया जाता है, किसको प्रदर्शित करता है, वैश्वीकरण को।